हेलो डियर स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों के स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि बेस थ्योरम थोड़ा सा रिवाइज करना दीजिए। हमारा बेस थ्योरम रहता था, थोड़ा सा बिजी भी था तो अपलोड नहीं कर पाया वीडियोस। बेस थ्योरम को डिस्कस करते हैं इस ट्यूटोरियल में। एक्चुअली क्या है बेटा कि ना बेस थ्योरम को हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे वो मैं अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। बट बेस थ्योरम होती क्या है, इसमें क्या होता है हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे मैंने ना आसानी के लिए मान लेता हूँ 2 इवेंट है। ये 2 इवेंट भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं। इस टॉपिक में क्या होता है, ये जो E1 E2 होते हैं ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, साथ साथ एग्जॉस्टिव भी होते हैं। अब इनका मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव भी होते हैं एंड एग्जॉस्टिव भी होते हैं। इसका मतलब है कि इन इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता आपस में, यानी E1 और E2 का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा। अगर ये 3 इवेंट होंगे तो उन तीनों का नल सेट आएगा। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, एग्जॉस्टिव का मतलब है कि इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यानी हम इनको यूनियन करेंगे तो हमें सैम्पल से मिल जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी का सम 1। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और फिर क्या होता है जब इनमें कुछ कॉमन नहीं होता, जैसे अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझाऊं कि मान लेते हैं ये E1 पार्ट है और ये E2 पार्ट है, कुछ कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है। बट क्या होता है कि ना एक इवेंट आता है जो दोनों को रिलेट करता है। अब क्वेश्चन आता है कैसे, जब कुछ कॉमन नहीं है तो को रिलेट कैसे करता है, वो मैं समझाता हूँ। बट एक इवेंट आता है, मान लेते हैं ए, जो उनको को रिलेट करता है। को रिलेट इस तरह करता है कि वो पॉसिबिलिटी E1 में भी हो सकती है और E2 में भी हो सकती है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, मुझे ना 2 बैग है मेरे पास। एक आसान सा क्वेश्चन समझते जरा। 2 बैग हैं, एक बैग है ए, एक बैग है बी। मुझे दोनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट करना है और उस बैग में से एक बॉल निकालनी है। बट मैंने जब बैग सेलेक्ट किया और उसमें से बॉल निकाली तो वो बॉल कन्फर्म रेड थी। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग बी सेलेक्ट हुआ होगा, या आप पूछ सकते थे कि बैग ए होगा। तो अब मेरे पास बैग चूज़ करने के 2 ऑप्शन है, या तो मैं ये बैग सेलेक्ट कर सकता हूँ या ये बैग। तो मैं इवन मान लूँगा कि बैग ए सेलेक्ट हुआ, E2 मान लूँगा बैग बी सेलेक्ट हुआ। अब क्योंकि मुझे एक ही बैग सेलेक्ट करना है तो दोनों तो हो नहीं सकते, इसलिए इनका इंटरसेक्शन नल सेट आएगा। और दोनों में से एक बैग सेलेक्ट जरूर करना है, तो या तो ए करूँगा या बी, इसलिए इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। तो ये 2 इवेंट होंगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। अब रेड बॉल यहाँ भी पड़ी है, रेड बॉल यहाँ भी है, तो रेड बॉल इधर से भी आ सकती है और इधर से भी आ सकती है। यानी ये इवेंट कि रेड बॉल निकलना फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, ये दोनों को कोरिलेट कर रहा है कि यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लगाते हैं बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम में क्या होता है कि ए इवेंट हो चुका होता है, क्योंकि रेड जैसे रेड बॉल हो चुकी है, निकल चुकी है। हमसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ E1 यानी फर्स्ट बैग से निकली है या सेकंड बैग से निकली है। यानी हमें E1 बाय ए पूछा जाएगा या E2 बाय ए पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम समझते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, इसमें ए बाय बी का अगर मैं कंसेप्ट लगाऊंगा तो ये बन जाएगा P ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, और नीचे बन जाएगा P ऑफ ए। अब ए जो है यानी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो ये तो मैं फर्स्ट इवेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेड बॉल जो है वो E1 से भी आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन E1 भी हो सकता है और ए इंटरसेक्शन E2 भी हो सकता है। ठीक बात है। और इंटरसेक्शन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हम ना इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो नीचे वाले को, P ऑफ ई ए बाई E1 इंटू P ऑफ E1। ठीक है ना, क्योंकि P ऑफ ए बाई E1 का क्या फॉर्मूला होगा, ए इंटरसेक्शन E1 अपन P ऑफ E1, तो मैं इधर ले आया। और प्लस इसको लिख सकता हूँ ए बाई E2 इंटू ई। यानी कहने का मतलब है हमने ना एक फॉर्मूला डराइव कर दिया। फॉर्मूला क्या ड्राइव कर दिया कि अगर आपके पास E1 बाई ए निकालना होगा तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए बाई E1, यानी इसका रेसिप्रोकल कह सकते हो, इंटू P ऑफ E1। और नीचे ऐसी पॉसिबिलिटी E1 के लिए भी आ सकती है
और E2 के लिए भी आ सकती है। ये हमने E1 के लिए लिख दी और ऐसे ही ये पॉसिबिलिटी E2 के लिए आ गई। हालांकि मैंने आपको जैसे बोला कि बेस थ्योरम के क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकते हैं, तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझा दूंगा कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है मैडम, तो ये फॉर्मूला बहुत ईजी है। ऐसे अगर मुझे E2/A निकालना होगा तो E2/A में क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, यानी इसमें ये पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो P/A/E2 इंटू P/E2 और डिवाइडेड बाय सेम चीज़ होगी पहले E1 के लिए और सेम चीज़ होगी पहले E2 के लिए, यानी ये नीचे सेम आ जाएगा। और बाई चांस 3 इवेंट होते तो 3 पॉसिबिलिटी नीचे आ जाती। ठीक है ना, तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव भी कर लिया। अब क्वेश्चन कैसे समझेंगे उनको करने के लिए पहले हम NCERT के क्वेश्चन करते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो हम क्वेश्चन को समझने के लिए अंडरलाइन कर लेते हैं क्या बोला हुआ। जैसे क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, ये कह रहा है बैग A कंटेन 4 रेड 4 ब्लैक बोर्ड्स, बैग B कंटेन 2 रेड 6 ब्लैक बोर्ड्स, वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से एक बैग सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और उस सेलेक्टेड बैग में से हमने बॉल निकाली विच इज़ फाउंड टू बी रेड। तो हमने जो बैग सेलेक्ट किया उसमें से बॉल निकाली, वो कन्फर्म रेड थी। तो जो कन्फर्म हो चुका होता है उसको हम ए इवेंट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना अगर मैं इसको बेस थ्योरम से करना चाहता हूँ तो बेस थ्योरम के लिए पहले मुझे इवेंट डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बोला, जो हो चुका होता है उसको अब ए इवेंट मान लेना। तो ए क्या हो चुका है कि रेड बॉल निकल चुकी है, तो हम कहेंगे ए हो गया रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग। जो भी बैग सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, उसमें से हम रेड बॉल निकाल रहे हैं। अब E1 E2 क्या होते हैं, E1 E2 होते हैं जहां पे हमारे पास ऑप्शन है, यानी मेरे पास ऑप्शन का है बैग सेलेक्ट करने में, या तो मैं बैग ए सेलेक्ट कर सकता हूँ या बैग बी सेलेक्ट कर सकता हूँ। नहीं तो आपको ना E1 E2 यहाँ से भी मिलेगा कि जिस भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी वो E1 या E2 होगा, क्योंकि हम E1/A करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बैग ए सेलेक्ट हुआ, तो E1 हम ले लेंगे फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, और बैग दूसरा हो जाएगा सेकंड बैग इज सेलेक्टेड। तो सबसे पहले हमने ये इवेंट डिफाइन कर दिए कि दो बैग हैं, या तो फर्स्ट सेलेक्ट होगा या सेकंड सेलेक्ट होगा। अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है बेटा कि ए कंफर्म हो चुका है, यानी रेड बॉल निकल चुकी है, वो फर्स्ट बैग से है, यानी E1/A निकालना है। तो E1/A का तो फॉर्मूला अभी हमने लिखा ना, क्या होता है E1/A का फॉर्मूला, A/E1 इंटू P/E1 अपन P/A/E1 इंटू P/E1 प्लस P/A/E2 इंटू P/E2। यानी मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए, प्रोबेबिलिटी A/E1 चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 चाहिए। तो ये चार चीज़ें निकालती मेरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो एक बार समझते हैं क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट E1 अकर, E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, और E2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बैग इज सेलेक्टेड। तो हमारे पास दो बैग है, या तो मैं फर्स्ट बैग सेलेक्ट करूंगा या मैं सेकंड बैग सेलेक्ट करूंगा। तो दोनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 हो जाएगी। अगर मेरे पास 3 बैग होते तो तीनों की सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 हो जाती, क्योंकि इक्वली लाइकली होगा, मतलब किसी के चांस बराबर, सबके चांस बराबर है, अनटिल अनलेस कुछ गिवन ना हो। अब A/1 क्या है, आपने अगर याद हो पढ़ा होगा, ए मैंने जो पहले भी बताया था, A/B का मतलब होता है बी ऑलरेडी हो चुका है और ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो उसी लॉजिक से E1 कंफर्म हो चुका है, E1 कंफर्म हो चुका है मतलब फर्स्ट बैग हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब उसमें ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी उसमें रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकलनी चाहिए। तो फर्स्ट बैग में कितनी रेड बॉल है, 4, तो यहाँ से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 टोटल। अब A/E2 क्या है, E2 कंफर्म हो चुका है, यानी सेकंड बैग सेलेक्ट हो चुका है, क्योंकि E2 इवेंट है, सेकंड बैग सेलेक्टेड। उसमें ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी उसमें रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो रेड बॉल तो 2 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/8। अब ये सारी चीज़ मैं इसके फॉर्मूले में पुट कर दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आंसर आएगा,
तो हमने क्या किया, हमने लिखा कि पी ऑफ ई वन बाई ए का क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा पी ऑफ ए बाई ई वन। सिंपल सा फॉर्मूला है, 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको ये इजीली याद भी हो जाएगा फॉर्मूला। अभी मैं इसके बाद बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बेस थ्योरम लगाने की। ठीक है, तो अगर आपको बेस थ्योरम से क्लियर हो रहा है तो बेस थ्योरम से कर दीजिए, डायरेक्ट क्लियर हो रहा है तो डायरेक्ट कर देंगे। और अब तो इसके ऊपर बेस जैसे केस स्टडी आती है, तो केस स्टडी कुछ डिफरेंट नहीं है। जब भी केस स्टडी का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कर दो, और केस स्टडी में उसी के कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर इसी का क्वेश्चन केस स्टडी का बना दिया गया तो एक पार्ट में E1 E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ लेंगे, एक में A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ लेंगे, A बाई E2 की पूछ लेंगे, फिर A की प्रोबेबिलिटी पूछ लेंगे, इस तरह से होता है। ठीक है, अगर A की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट है। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ बेटा, A बाई E1 कितना था 4/8, पी ऑफ ए वन कितना, E1 कितना है 1/2, 4/8 इंटू 1/2 प्लस अगला A/2 कितना था 2/8, तो 2/8 इंटू 1/2, तो 1/2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो आपके पास आ गया 4/8 अपॉन 6/8 यानी 4/6, और आंसर आ गया हमारा 2/3। यानी रेड बॉल फर्स्ट बैग से निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी कि रेड बॉल तो कंफर्म निकल चुकी है, वो फर्स्ट बैग से आ रही है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाएं। अब मैं क्वेश्चन आपको दोबारा समझाता हूँ, जिसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे, एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल यहाँ पड़ी हैं, 2 किसी भी कलर की बॉल है, 2 या 4 है ना, 4 थी। दूसरा बैग है, इसमें 2 रेड बॉल है, 6 किसी अलग कलर की है, मान लेते ब्लैक है। अब क्वेश्चन है कि हमने इनमें से एक बैग सेलेक्ट किया और उसमें से बॉल निकाली, वो रेड आ रही है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फर्स्ट बैग से आई। तो पहले क्या करते हैं, हमने रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। रेड बॉल, अब रेड बॉल तो यहाँ से भी निकल सकती है और यहाँ से भी निकल सकती है, तो यानी फर्स्ट बैग से निकल सकती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, और सेकंड से निकल सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब बॉल यहाँ से रेड निकलने के लिए पहले बैग सेलेक्ट होगा, तो बैग, इस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ, और उसके बाद यहाँ से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/8। अब रेड बॉल यहाँ से भी निकल सकती थी, तो यहाँ से रेड बॉल निकलने के लिए पहले बैग सेलेक्ट होगा, तो सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/8। ठीक है, अब ये हमारी निकल गई रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड बॉल तो कंफर्म निकल रही है, रेड बॉल तो निकल ही रही है, वो फर्स्ट बैग से आ रही है, फर्स्ट बैग से आ रही है, यानी ये फर्स्ट बैग मान लेते हैं, ये फर्स्ट बैग से आ रही है, यानी इसका मतलब है ये हमारा फेवरेबल केस हो गया, फर्स्ट केस वाला। यानी मेरा आंसर आ जाएगा 1/2 फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी अपॉन रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको लिख देंगे ऐसे डायरेक्ट। तो अब देखो, बिना बेस थ्योरम के भी तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 1/2 कट जाएगा, आपका आंसर 4/8 अपॉन 6/8, 4/6 यानी 2/3 आंसर आ जाएगा। तो बिना बेस थ्योरम के भी क्वेश्चंस को करे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट बेस थ्योरम में होता है थोड़ा सिस्टमैटिक भी हो जाता है, तो इसलिए ये आपको बताई जाती है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले इवेंट डिफाइन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब जैसे थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज इन इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। इतना पढ़ हमने समझ लिया कि एक कॉलेज के अंदर 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और 40% जो हैं वो डे स्कॉलर हैं, यानी रोज आते जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। पिछले सालों के रिजल्ट पे देखा गया कि हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनका ए ग्रेड आता है, ऐसे 30% बच्चे हैं, और 20% जो डे स्कॉलर है उनका ए ग्रेड आता है, ऐसे बच्चे। ये हमने ऑब्जर्वेशन ले ली। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज। हमने साल के आखिर में एक बच्चा सेलेक्ट किया कॉलेज से, एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड, उसका ए ग्रेड आया है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि जो बच्चा सेलेक्ट किया है उसका ए ग्रेड आया है। अब चाहे वो हॉस्टल में रहने वाला बच्चा हो सकता है, चाहे वो डे स्कॉलर हो सकता है, बट ये कंफर्म है उसका ए ग्रेड आया है। तो जो कंफर्म हो चुका होता है हम उसको ए इवेंट मानते हैं। तो ए इवेंट मान लोगे आप कि सेलेक्टेड स्टूडेंट हैज़ एन ए ग्रेड, selected student has an A grade।
यानी उसका ए ग्रेड आया है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि जो बच्चा सिलेक्ट करेंगे या तो वो डे स्कॉलर होगा या फिर वो हॉस्टल में रहने वाला होगा, और नहीं तो मैंने आपको बताया था जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो इवन ले लेते हैं। तो एक बार पढ़ो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर, यानी बच्चा हॉस्टल में रहने वाला है। तो यहाँ से भी मिल गया कि स्टूडेंट या तो हॉस्टल में रहेगा, स्टूडेंट इज हॉस्टलर, और E2 हो जाएगा स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है बेटा, हम ले लेंगे डे स्कॉलर है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, देखो ध्यान से, ए कंफर्म हो चुका है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है हॉस्टल पे रहने वाले बच्चे की, यानी E1 की। तो E1 में ए का फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या होता है, P ऑफ A बाई E1 इंटू P ऑफ E1। मोस्टली क्या होता है, ये सारा डाटा क्वेश्चन में ही दिया होता है। देखो जैसे इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, अभी हम पढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा। ये हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। बोर्ड्स में आपको इवेंट लिखने के मार्क्स होते हैं, इसके फॉर्मूला लिखने के मार्क्स होते हैं, और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के पुट करने के मार्क्स तो होते ही हैं, ठीक है ना बेटा। तो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट जरूर बताना कि क्या लिखा है अगर ये प्रॉपर क्वेश्चन आता है तो। अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं बेटा, क्या क्या चाहिए मुझे, E1 की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज हॉस्टलर। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 60% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो यानी अगर जब मैं हॉस्टल में से बच्चा सेलेक्ट करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 60/100। अब E2 की प्रोबेबिलिटी मतलब बच्चा डे स्कॉलर है, ये भी गिवन है कि वो 40% बच्चे हैं, तो ये आ जाएगा 40/100। और इससे भी हिंट मिल जाता है आपको कि मैंने बताया था P ऑफ E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। अगर दो इवेंट है, 3 है तो तीनों का सम 1 आएगा, क्योंकि एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। तो इससे भी मिल सकता है हिंट कि इन दोनों का सम ही 1 आ रहा है, दूसरे का तो नहीं आ रहा 30 को 20 का। अब चलते हैं A/E1। A/E1 का मतलब क्या है कि E1 कन्फर्म हो चुका है कि बच्चा हमने डे स्कॉलर से, हमने हॉस्टलर सेलेक्ट कर लिया, अब उसका A ग्रेड आया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बोला हुआ है कि 30% बच्चे जो डेज जो हॉस्टल में रहते हैं उनका A ग्रेड आता है, यानी ये दे दिया गया 30%। और A/E2 जो बच्चे डे स्कॉलर हैं उनका A ग्रेड आता है, वो 20% है। यानी सब डाटा तो दिया ही हुआ है, हमें सिर्फ पुट करना है। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, 60%, तो हम कहेंगे हमारा जो E1/A है, E1/A वो हो जाएगा 60/100 इंटू 30/100, डिवाइड में ये पार्ट तो आता ही आता है, और अगला है 40% बच्चे जो डे स्कॉलर हैं बट उनका ग्रेड 20% ही आता है। तो अब हम क्या करते हैं, कॉमन पार्ट कट कर देते हैं, 100 नीचे से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर 1800, नीचे आ जाएगा 1800 प्लस 800, तो ये आ गया 1800 अपॉन 2600। तो 0 से 0 कट कर दी, फिर मैंने 2 से कट कर दिया, तो P ऑफ E1/A आ गया। अब आपसे ना ये भी पूछ सकते थे कि E2/A निकालो, तो अब आपको ये नहीं कि प्रॉपर शुरू से करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि दो ही पॉसिबिलिटी हो रही है, तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो 4/13 आ जाएगा। कई बार आप केस स्टडी देख रहे हो, कई बार ना केस स्टडी ऐसी भी आ रही है कि इसका सम बताओ, EI/A और I चेंज हो रहा है 1 से लेके 2, 1 से लेके 3। तो ये तो पार्ट आपको ध्यान रखना है ना बेटा कि E1/A प्लस E2/A का सम पूछ रहा है तो 1 ही आएगा, क्योंकि अब ध्यान से देखो कि जो क्वेश्चन है इसमें ऊपर आ रहा है A, नीचे आ रहा है A प्लस बी E1/A में, और E2/A में क्या आ रहा है B अपॉन A प्लस बी, यानी दूसरा पार्ट। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो E1 ही हो जाएगा कट के। तो ऐसे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, तो बहुत ईजी है बेस्ड ऑन, सिर्फ हमें क्वेश्चन को समझना है कि इवेंट्स क्या लें। अब एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन MCQ अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर, या तो बच्चे को आंसर पता है या वो गैस कर रहा है, ठीक है। दो ऑप्शन है, या तो नोज द आंसर और गैस, और जहाँ पे भी ऑप्शन होती है वो हम E1 E2 लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है इनसे क्वेश्चन कि मैं E1 ले लूँगा नोज द आंसर, E2 ले लूँगा गैस द आंसर। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, उसका उसने आंसर प्रोबेबिलिटी दे दी। 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेस द आंसर, मान लो कि वो बच्चा गेस कर रहा है और उसका आंसर सही भी हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अभी तक हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया, हम इस पर कन्फ्यूज नहीं होंगे।
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, अब यहाँ से ध्यान से देखना, अगर आपको इवेंट में कन्फ्यूजन है तो जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो इवन मान लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, यानी इवेंट हो जाएगा कि स्टूडेंट को आंसर पता है, स्टूडेंट नोज द आंसर। और E2 क्या हो जाएगा, दूसरी ऑप्शन, या तो उसको आंसर पता है या वो गैस कर रहा है, तो हम कह देंगे दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट गेसेस द आंसर। और कंफर्म क्या हो चुका है, गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली, यानी उसको आंसर पता हो या गैस कर रहा है बट ये कंफर्म है ही आंसर इट करेक्टली, तो हम कह देंगे ही आंसर्ड इट करेक्टली। अब प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि आंसर करेक्ट है बट वो नोज द आंसर है। अब इसमें मुझे इसका फॉर्मूला तो पता है बट एक बार देखते हैं कि हमें सारा इन्फॉर्मेशन पता है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी E2 की चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी A/E1 चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी A/E2 चाहिए। अब ना यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अगर पढ़े प्रोबेबिलिटी दैट E1 अकर, प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, पहली लाइन में ही दिखा है लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, यानी इस पार्ट का आंसर 3/4 हो जाएगा। अब हो सकता था ये आंसर ना भी देते तो हमें पता है कि इसका सम 1 होता है, 1 में से 3/4 माइनस कर देंगे, बट इन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस द आंसर। अगर ना भी देते, हो सकता है ना दे एग्जाम में, तो आपको 1 में से इसको माइनस कर दें। अब आप ध्यान से देखो A/E2 क्या है, A/E1 मैं भी डिस्कस करूंगा। A/E2 मीन्स E2 कंफर्म हो चुका है, मीन्स वो गैस कर रहा है और गैस करने पर उसका आंसर सही हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ो, यही तो दी हुई है, स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट इज 1/4, यानी ये भी दे दिया। अब क्वेश्चन में A/E1 मिसिंग है, कहीं नहीं दिया, आप देख लो और कोई डाटा ही नहीं दिया, बट नहीं दिया है तो इसका मतलब हम क्वेश्चन से कोरिलेट कर सकते हैं या हमें पता होना चाहिए। तो E1 क्या है, E1 है स्टूडेंट नोज द आंसर, इतना कंफर्म है कि स्टूडेंट को आंसर पता है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो आंसर सही दे। अब एक चीज़ आप सोचो, अगर आपको MCQ में पता है कि भी इस क्वेश्चन का आंसर A है तो आप A ही तो लगाओगे, आप B/C/D थोड़ी लगाओगे। इसका मतलब है अगर आपको आंसर पता है देन ऑब्वियसली यू गिव द राइट आंसर। इसका मतलब क्या हो गया, P ऑफ A/E1 की प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी, क्योंकि ये श्योर इवेंट है कि इफ़ समवन नोज द आंसर देन ऑब्वियसली ही गिव द राइट आंसर। वो गलत क्यों देगा, ऐसे थोड़ी बोलेगा कि मुझे आंसर पता है बट मैं B लगा देता हूँ, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो अगर किसी को आंसर पता है तो सही लगाएगा, यानी श्योर इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। अब आप इस सब डाटा को क्वेश्चन में पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्या करते हैं हम, A/E1 इंटू P ऑफ E1, तो ऊपर आ जाएगा 3/4, नीचे 3/4 और प्लस 1/4 इंटू दिस, तो 1/16। एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर आ गया 12/16 और नीचे आ गया 13/16, तो आंसर आ जाएगा आपका 12/13। तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, इसी तरह से हमें इनको करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मैंने ना क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दिया था यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है NCERT का, वो बेस थ्योरम का नहीं है, बट उसने ना क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन छोड़ दिया था यहाँ पे उसने ना। बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट है, मतलब बेस थ्योरम में नीचे वाला पार्ट है। एक बार ये भी करा देता हूँ मैं। ये कह रहा है एक बैग में आपके पास 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब वो कह रहा बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। हमने एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, अब वो रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। जो भी कलर की आई, जैसे रेड कलर की आई उसको तो वापस रख दिया, साथ में 2 उसी कलर की बॉलें और हमने रख दी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि सेकेंड बॉल रेड आई है, और फिर उसके बाद 2 बॉलें रखने के बाद एक और बॉल निकाली, वो रेड है। तो इसका मतलब है कि सेकंड बॉल रेड का मतलब हो गया, अब फिर से देखो सेकंड बॉल रेड है, यानी ये इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना बेस थ्योरम के। वैसे तो बेस थ्योरम है ही नहीं, क्योंकि कोई इवेंट तो कंफर्म हो नहीं चुका। बेस थ्योरम कब बनता, जब दिया होता कि ये कंफर्म इवेंट हो रहा है ना। अब अगर रेड सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम कहेंगे इसका मतलब है फर्स्ट रेड हो सकती थी, सेकंड तो रेड निकालनी है, या फिर फर्स्ट ब्लैक हो सकती थी, सेकंड तो रेड निकालनी है।
अब फर्स्ट बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। रेड बॉल हमारे पास 5 है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। अब जब रेड बॉल निकल गई पहली बार में, तो हमने वो बॉल तो वापस रख दी, साथ में 2 उसी कलर की बॉलें रख दी, यानी अब दूसरी बॉल निकालने के लिए रेड बॉल हमारे पास 7 है, क्योंकि उसी कलर की 2 बॉलें वो डाल दी। अब रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्योंकि सेकंड बॉल तो रेड ही निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/12। और अब है पहली बॉल ब्लैक निकली होगी, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5/10। अब बैग में हमने क्या किया, बैग में हमने उसी कलर की बॉल डाल दी। अब बैग में रेड रेड कितनी है, रेड तो 5 ही है, हमने ब्लैक 2 डाल दी, तो यानी 5 रेड हो गई, 7 ब्लैक हो गई, क्योंकि जिस बॉल की कलर की बॉल निकाल रहे हैं उसी के 2 बॉलें हो डाल रहे हैं उसके साथ। बट अब मुझे निकालनी तो रेड ही है, तो रेड तो मेरे पास 5 ही है इस केस में, तो 5/12। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 35 + 25 अपॉन 120, तो ये आ जाएगा 60/120, यानी 1/2। अब ये तो हो गया मेरे पास सेकंड रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब आपके माइंड में होगा ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन कैसे बन सकता था, ये कब बनता, जब ये दिया होता कि हमने ये सब कुछ क्वेश्चन सेम होता कि हमने एक बॉल निकाली, वो किसी भी कलर की हो सकती थी, रेड या ब्लैक, हमने उस कलर बॉल को वापस रख दिया और साथ में 2 कलर की बॉलें और डाल दी, और फिर हमने एक बॉल निकाली, वो रेड बॉल है, यानी सेकंड बॉल रेड कंफर्म है, ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड बॉल निकली होगी, या प्रोबेबिलिटी बताओ कि ब्लैक बॉल निकली होगी फर्स्ट अटैम्प्ट, तो ये बेस थ्योरम बन जाता, क्योंकि उस केस में एक इवेंट दिया होता। तो हम कैसे करते, अगर दिया होता कि सेकंड बॉल रेड कंफर्म निकल रही है, फर्स्ट बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या करते, ये पार्ट ऊपर रखते और नीचे टोटल आ जाता। अगर आता आपके पास कि फर्स्ट बॉल ब्लैक निकल रही है, रेड तो कंफर्म थी उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये पार्ट ऊपर आ जाता और नीचे टोटल आ जाता। तो क्वेश्चन में बेस थ्योरम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और बेस थ्योरम का ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो बेस थ्योरम कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस से ही आपको आएगी, ठीक है ना। तो अभी तक आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि बेस थ्योरम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो कंफर्म हो चुका होता है उस इवेंट को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, और जो जहाँ ऑप्शन होती है उसको हम E1 E2 मान लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं बेटा, 5th क्वेश्चन। कई बार इस 5th क्वेश्चन में बच्चों को डाउट होता है, एक बार पढ़े क्या है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो सकता है इसको कोविड से बना दे, कोविड से बना दे कि भी कोविड का टेस्ट कराने के लिए कोई गया और उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन बना दे। तो एक बार क्वेश्चन समझे, ये कह रहा है कि अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज़ इन फैक्ट प्रेजेंट, यानी किसी पर्सन को अगर कोई डिसीज़ है ना, तो 99% केस में वो मशीन डिटेक्ट कर लेती है कि हाँ भाई ये उसको डिसीज़ है। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। मतलब किसी को डिसीज़ नहीं है, मतलब उसको वो मतलब जैसे कोविड के एग्जाम्पल ले लो, उसको कोविड नहीं है बट कई बार फॉल्स टेस्ट आ जाता है कि भी उसको है, तो यानी 0.5% में ऐसा भी होता है, ठीक है। ये तो ऑप्शन हो गई। तो यहीं से थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है कि जिस पे भी हम टेस्ट करेंगे, जिस पे भी टेस्ट करेंगे, या तो वो डिसीज़ होगी उस पर्सन को या नहीं होगी। अब आगे पढ़ते, इफ़ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिसीज़, ठीक है, ये तो डाटा दे दिया। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो E1 E2 लेते हैं, है ना। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज़ द डिसीज़, तो यहीं से मुझे इवेंट मिल गया कि E1 ले लूँगा मैं, पर्सन हैज़ द डिसीज़, पर्सन को डिसीज़ है। और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा होगा इसका अदर देन, कि भी अगर पर्सन को डिसीज़ है तो E2 हो जाएगा पर्सन डजेंट हैव द डिसीज़, उसको डिसीज़ नहीं है, डज नॉट हैव द डिसीज़। अब हम करते हैं कंफर्म इवेंट की बात। कंफर्म क्या हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, आगे पढ़ो, गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, यानी उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव आ रहा है। टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव दोनों बार आ सकता है ना बेटा, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि नहीं है तब भी आ रहा है तब भी है, तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो अब हमें निकालना क्या है, P ऑफ E1 बाय ए। तो हमें क्या क्या चाहिए, देखें क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा। P ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है क्या, P ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, देखते हैं एक बार। A/E1 दे रखा है और A/E2 भी दे रखा है, कैसे देखें पढ़े, A/E2 भी दे रखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन। देखो बेटा, P ऑफ E1 का मतलब पर्सन को डिसीज़ है, ये लिखा है 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ द डिसीज़, यानी
0.1%, तो 0.1 को लिखोगे 0.1 अपॉन 100, तो 1/1000 आ गया। यानी 1000 में से 1% को डिसीज़ है। तो कितने परसेंट को डिसीज़ नहीं होगी? अभी मैंने आपको पहले बताया था कि इनका सम 1 होता है। तो अगर 1000 में से एक लोग को डिसीज़ है तो 999 को डिसीज़ नहीं होगी, तो 1 में से माइनस कर दिया। अब A/1 का मतलब क्या है? पर्सन को डिसीज़ है, ठीक है। इवन मतलब पर्सन को डिसीज़ है और टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये दे रखा है कि 99% इफेक्टिव इन सर्टेन इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। ये दे रखा है 99/100। अब A/2 मीन्स पर्सन को डिसीज नहीं है बट ए हो रहा है, यानी रिजल्ट पॉजिटिव है, तो वो भी दे रखा है 0.5%, तो 5/1000 हो जाएगा। अब आप सब डाटा पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आई होप आप निकाल पाओगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है? E1/A। तो आप इसका आंसर निकाल के देखना और ये क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। बाकी अगर फिर भी डाउट आए तो मैं इसका आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।